नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्य। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। बंसल ग्रुप हमेशा से ही शिक्षा को लेकर बेहतर काम करता आ रहा है। समय समय पर छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिले और उनके करियर को लेकर वो जागरूक हो सकें। इसी कड़ी में आज हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो कि शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर अक्सर कई सवाल उठते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, इसकी कोशिश की जा रही है। आज लक्ष्य में हमारे साथ मौजूद है विकास सिंह ठाकुर, जो रोजमेरी हायर सेकेंडरी स्कूल छोला रोड भोपाल में लेक्चरर हैं। उनके साथ उसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट कुणाल विश्वकर्मा हैं, जो कि 12th क्लास में फिलहाल साइंस के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आप दोनों का ही लक्ष्य में बहुत स्वागत है। विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हमें आप अपने स्कूल की खासियत के बारे में बताइए, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां पर प्राइमरी एजुकेशन आगे बच्चे को करियर में बहुत हेल्प करती है। तो किस तरह से आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और साइंस के अलावा अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी किस तरह की सुविधाएं हैं? हाँ मैम, सबसे पहले हम मेरे स्कूल के बारे में बोलना चाहूँगा कि हमारे स्कूल का नाम रोजमेरी हायर सेकेंडरी स्कूल है और वो नवजीवन कॉलोनी छोला पर स्थित है। तो यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन पे खाली ध्यान नहीं दिया जा रहा है मैम, बल्कि बच्चा हमारा फिजिकली और मेंटली आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी तैयार हो कि वो आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए या उसके लिए क्या ज़रूरी है उन चीज़ों को जान पाए। तो उसके लिए हमारे विद्यालय में बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है और हर वर्ष जो भी बच्चे हमारे मेरिट में आते हैं या अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए जो हमारा स्कूल है स्पेशल डिस्काउंट देता है उनको फीस में और उनके लिए अलग से क्लासेस लगाई जाती हैं। हमारे स्कूल का मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो बच्चा हो वो खाली एजुकेटेड ना हो, बल्कि वो इस तरीके से हो कि उसे कोई भी चीज़ मिलती है, अगर कोई भी उसके सामने कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो उसको झेल पाए। और इसके साथ साथ ही हमारे स्कूल का उद्देश्य ये है कि अगर गर्ल्स पावर, जो हमारे स्कूल का सबसे मेन मोटिव है, अगर हमारे स्कूल की गर्ल्स एजुकेटेड रहेंगी या हमारे घर की कोई भी एक गर्ल एजुकेटेड है तो वो घर के कई लोगों को पढ़ा सकती है। तो उसके लिए स्कूल में विशेष डिस्काउंट दिया जाता है गर्ल्स को और उनकी फ़ीस जो है, अगर वो मेधावी छात्र हैं या उनके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करती हैं या गेन करती हैं तो उनकी फ़ीस को कम कर दिया जाता है, जैसे कि स्कूल में उनके लिए ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल नहीं ली जाती है। और जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनके लिए उनका हाफ से भी ज़्यादा फ़ीस माफ़ कर दिया जाता है और इसके साथ साथ बच्चों को प्राइज़ दी जाती है। बच्चों को बाकी और सारी कैटेगरीज में कि बच्चा खाली एजुकेटेड ना हो, उसके लिए स्कूल में तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे मेहंदी कंपटीशन हुआ या स्टोरी राइटिंग हुआ या साइंस एग्जीबिशन हुआ। बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और अपने आप का जो टैलेंट है, मतलब एजुकेशन के अलावा, उसको साबित करते हैं मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है विकास जी ये कि आपका स्कूल इस तरह की स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे बढ़ चढ़कर पढ़ाई कर सकें, साथ ही जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भाग ले सकें। कुणाल, जिस तरह से आपके टीचर यहाँ पर बता रहे हैं कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और क्लास में बच्चों पर खास फोकस होता है टीचरों का, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्कूल के अलावा जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो किस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम्स की? मैम, फर्स्टली थैंक यू टू बंसल न्यूज़ एंड माय लाइफ बेस्ट टीचर विकास सर। मैम, स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसके नोट्स। मैम, मैंने अपने नोट्स खुद ही प्रिपेयर करे हैं, जो कि खुद अगर स्टूडेंट प्रिपेयर करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मैम, जो भी मुझे कोचिंग से मटेरियल मिलता है या स्कूल से मटेरियल मिलता है, मैम उनकी हेल्प लेके मैं अपने क्वेश्चंस जो भी डाउट रहे तो उनको खुद ही प्रिपेयर करके अलग बुक बनाइए। अपने नोट्स को मैं खुद ही राइट करता हूँ फ्रॉम बुक, जिसकी हेल्प से मुझे एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों को समझने के लिए कि सेल्फ स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके खुद के नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी हेल्प करते हैं ये आपको कि आप रिवीजन जो है जब इनसे करें तो आपका समय कम लगे और एक अच्छा जो स्मार्ट वर्क है वो आप कर सकें। विकास जी, क्योंकि आजकल का समय काफ़ी फास्ट है और हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क का समय आजकल चल रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्मार्ट बनाने के लिए किस तरह से उन्हें पढ़ा रहे हैं? हाँ मैम, हमने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल का जो युग है मॉडर्न है, तो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निक चीज़ों का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
तो बच्चों की जो कंप्यूटर क्लासेस हैं उनमें बच्चों को किस तरीके से आगे चल के हमको टेक्निकल चीज़ों को हैंड करना है, जैसे जावा की प्रोग्रामिंग क्या है या HTML की प्रोग्रामिंग क्या है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टूडेंट को। और इसके साथ ही जो हमारी फिजिकल या केमिकल एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी स्कूल में होती हैं, उसके लिए भी बच्चों को लैब में पर्टिकुलर सिखाया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सकें, और उसके लिए स्कूल की तरफ से जो भी हेल्प होती है वो करते हैं। और टीचर इनकी जो टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए स्कूल में स्मार्ट क्लासेस का वो रखा गया है कि बच्चे बुक के साथ साथ स्मार्ट क्लासेस से भी एजुकेशन कर सकें, वो पढ़ सकें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। चलो, ये काफ़ी की पॉइंट्स है जो कि बच्चे को आगे स्कूल के बाद काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चा सिर्फ अपने कोर्स में या सिलेबस में उलझ कर रह जाता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह के कोर्सेज में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, जो आगे काफ़ी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुणाल, ये बताइए कि क्योंकि आप अभी साइंस सब्जेक्ट के साथ अपनी 12th की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, तो आगे क्या कुछ सोचा है आपने अपने करियर के लिए, किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? मैम, मेरे फादर का ट्रेवल्स का बिज़नेस है, तो इसलिए जो ऑटोमोबाइल्स कार्स वगैरह हैं मेरा उस पर बचपन से इंटरेस्ट रहा है। मैं मैकेनिकल्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने बचपन से सोच के रखा था कि मेरे को आफ्टर 12th ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करूँगा या मैकेनिकल इंजीनियर करूँगा, जिसकी वजह से मैं मैम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ऐसी कार बनाना चाहता हूँ जो कि बहुत कम फ्यूल एज्यूम करे, और जो पोल्यूशन हो रहा है अपने अर्थ पे इतना ज़्यादा, उसके लिए बहुत पोल्यूशन को कम करे और हमारे अर्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। इसलिए मैं मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ज़रूर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये एक डेवलपिंग ब्रांच भी है कुणाल, और जिस तरह से आपने इसको लेकर एक रोड मैप अपने दिमाग में तैयार किया है कि आप इसका क्या कुछ बेस रखने वाले हैं, ये सचमुच काबिले तारीफ है। इसके लिए हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। जिस तरह से विकास जी यहाँ पर कुणाल बता रहे हैं कि वो आगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ऐसे में हम समझ सकते हैं कि टेक्निकल नॉलेज जो है बच्चे का काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो इस तरह की फील्ड्स में आगे बढ़ सकता है। तो आप अपने स्कूल में किस तरह से बच्चों के टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं? टेक्निकल एजुकेशन का ऐसा है मैम कि स्टडी के साथ साथ हम खाली बच्चों को बुक्स के जो लेक्चर हैं वो ही प्रोवाइड ना करें। बच्चों को अगर प्रैक्टिकली कोई चीज़ सिखाएंगे तो बच्चे अच्छे से लर्न कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम क्लास में बच्चों को यही बता रहे हैं कि H2O की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे ऑक्सीजन बर्न करने में हेल्प करता है और H2 खुद बर्न होता है हाइड्रोजन, और इनका कॉम्बिनेशन H2O बर्न को मतलब आग को बुझाने का काम करता है। तो अगर हम बच्चे को लैब में ले जाएं और उसको डायरेक्ट टेक्निकली एक्टिविटी करके बताएं, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मेटल लिया और उसका एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, तो बच्चे को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए अगर हम कोई मैच स्टिक या माचिस की तीली उसके पास ले जाएं तो वो बर्न करेगी, तो बच्चे को चीज़ें जल्दी समझ में आती है अगर हम हर एक चीज़ प्रैक्टिकली सिखाएं इस तरीके से। मैम बिल्कुल, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी आजकल हो गया है कि बच्चे चीज़ें प्रैक्टिकल समझें। कुणाल, मुझे बताएं कि जिस तरह से आपके लेबोरेटरीज़ में इस तरह के प्रैक्टिकल्स करवाए जाते होंगे, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप लोग कितना गेन कर पाते हैं? जैसे विकास सर ने बताया, प्रैक्टिकल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं हमारे स्कूल में भी केमिस्ट्री की, बायो की, फिजिक्स की, तीनों की डिफरेंट लैब्स हैं, और मैम विकास सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं। मैम उनके प्रैक्टिकल कराने का तरीका बहुत ही डिफरेंट रहता है सभी टीचर से। मैम वो जो बुक में लिखा रहता खाली उसको ना बताकर उससे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हमें समझाते हैं कि ऐसे ऐसा बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। मैम साइंस जो सब्जेक्ट है वो थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादा, उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैम स्टूडेंट को प्रैक्टिकल पहले समझना चाहिए, उसके बाद ही थ्योरी को सिर्फ पढ़ना चाहिए। और मैम विकास सर ने जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई है वो है कि किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, उसको समझ के पढ़ो, उसका प्रैक्टिकल पहले देख लो जिससे कि आपको थ्योरी ईजिली हो जाए। बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर टीचर ये टिप देता है बच्चों को कि आप चीज़ों को रटे नहीं बल्कि समझें, क्योंकि समझी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है। विकास जी, जिस तरह से हम सब्जेक्ट्स को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि 10th के बाद अगर हम बात करें तो बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है अपने लिए, कौन सी फील्ड उनके लिए सही होगी, और अक्सर पेरेंट्स भी इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर वो अपने बच्चे को किस फील्ड में भेजें जो उसके लिए सूटेबल हो। तो करियर काउंसलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे में, तो आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से काउंसलिंग दे रहे हैं ताकि वो इस कंफ्यूजन से दूर हो सके?
हाँ मैम, जो भी स्टूडेंट 10th पास होते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहें। तो उनके दिमाग में कई सारे ऑप्शन होते हैं कि मैं आर्ट्स लूँ या मैं साइंस लूँ या मैं कॉमर्स लूँ। तो ऐसे डाउट को क्लियर करने के लिए जो हमारे स्कूल में वो वीकली या मंथली हम लोग कैरियर काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें टीचर्स जो हमारे आर्ट्स साइंस या कॉमर्स के अलावा पर्टिकुलर डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं या जो साइंस कोर्सेज हो रहे हैं उनके बारे में बताते हैं, और स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एजुकेशन खाली यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि हम आर्ट्स सब्जेक्ट ले लें, साइंस ले लें या कॉमर्स ले लें। इसके अलावा भी हमारे साइंस की फील्ड बहुत बड़ी है, वो इनफाइनाइट है। और मेन चीज़ ये है मैम कि पेरेंट्स भी जो हैं वो बच्चे के टैलेंट को समझें। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा साइंस है या मैथ्स या कॉमर्स लेके ही गेन कर सकता है। अगर उसका टैलेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल अगर उसकी हॉबी क्रिकेटिंग है या सिंगिंग है, तो उसके ऊपर उसके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए और उसको बाकी अपने फ्रेंड्स के कहने पर या किसी के प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यही बोलना चाहूँगा मैम। बिल्कुल, इंटरेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में जब बच्चे को अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना हो कि वो किस में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। कुणाल, जिस तरह से यहाँ पर आपके टीचर बता रहे हैं कि आपके स्कूल में करियर काउंसलिंग के लिए अलग अलग चीज़ें जो हैं वो अलग अलग टूल्स अपनाए जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अपने लिए सब्जेक्ट को और करियर को सिलेक्ट कर सकें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये करियर काउंसलिंग आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही है, कैसे हेल्प मिली आपको? मैम, करियर काउंसलिंग मेरे स्कूल की वजह से मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है। जैसा कि मेरा ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट था, तो मैम सबसे ज़्यादा गाइडेंस और मेरी करियर काउंसलिंग विकास सर ने करी है कि आपको आईआईटी क्लियर करने के बाद अच्छा एनआईटी मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो आप पीसीएम सब्जेक्ट लेके अपनी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पूरी कर सकते हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी कर सकते हो। इस तरह में विकास सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। सो ही इज़ माई लाइफ्स बेस्ट टीचर, ये भी मैं कहना चाहूँगा विकास सर के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है विकास जी। ये एक की पॉइंट भी है आपके स्कूल के लिए कि आपके बच्चे जो हैं स्कूल के वो इस तरह से टीचर्स को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड नज़र आते हैं, क्योंकि टीचर्स भी उनके साथ बहुत मेहनत करते हैं। हम समझ सकते हैं कि टीचर्स का एक अहम योगदान रहता है बच्चों के विकास में, उनके डेवलपमेंट में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके अलावा अगर हम बात करें, पढ़ाई के अलावा आप बात करें, तो आपका स्कूल और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हेल्ड कराता है, आयोजित करवाता है जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आजकल एक मल्टी टैलेंटेड बच्चा अगर है तो वो किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है और हर कंपनी भी ऐसे ही बच्चे को लेना चाहती है अपने साथ। मैम, एजुकेशन मेन पर्पस नहीं होना चाहिए स्कूल का, क्योंकि अगर हमें एक बच्चा तैयार करना है तो उसके एजुकेशन के साथ साथ हमें उसकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और जिनका भी टैलेंट डांसिंग में है उनका वो हुनर लोगों के सामने आता है, या किसी बच्चे का टैलेंट सिंगिंग में है तो उसमें सामने आता है। स्कूल में एसे राइटिंग का कंपटीशन होता है तो उसके लिए बच्चों को प्राइज़ दी जाती है और बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है। और उसके बाद स्कूल में मैम जैसे साइंस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजेशन करा जाता है, तो जो भी साइंस स्ट्रीम के या कॉमर्स स्ट्रीम के भी बच्चे हैं जिनका साइंस में इंटरेस्ट है तो वो अपने खुद के बेसिस पे नए नए मॉडल प्रिपेयर करके बताना चाहते हैं कि उनका टेक्निकल नॉलेज कहाँ तक पहुँच गया है। जैसे इस बार की साइंस एग्जीबिशन में इन्हीं कुणाल ने लाइट के एम्पलीट्यूड के ऊपर रिसर्च करी थी और अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो इसी तरीके से मैम कई सारी एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, रेसिंग कॉम्पिटिशन भी होते हैं, इसके साथ साथ साइंस जीके क्विज की भी क्लासेस ली जाती हैं और उनके मैम पेपर पर्टिकुलर देने के बाद बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करे जाते हैं। चलिए, ये बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं जब इस तरह के जो प्रोग्राम्स है स्कूल में हेल्ड कराए जाते हैं, तो बच्चे अपना जो टैलेंट है वो तो दिखाते ही हैं, साथ ही उन्हें इस चीज़ का सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि उनका जो टैलेंट है उससे तारीफ मिल रही है, उससे सराहा जा रहा है। कुणाल, ये बताएं कि आपके स्कूल में इतने सारे अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर पार्टिसिपेट करते होंगे, तो किस में इंटरेस्ट है आपका? यस मैम, हमारे स्कूल में हर ईयर मैम स्पोर्ट्स एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। तो मैम मेरा बचपन से ही क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैम बचपन में मैं क्रिकेट में अपना करियर बनाने का भी सोचता था, मगर धीरे धीरे मेरे लिए ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बट मेरे लिए। तो मेरी फर्स्टली हॉबी क्रिकेट रही है। एंड मैम सेकेंडली मैं जो मेरे पास फ्री टाइम रहता है आफ्टर स्टडी के लिए, उसमें मैम मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन अर्निंग भी करता हूँ, जो मैंने इसी साल स्टार्ट की है। तो हमें इसके बारे में बताएं कुणाल, किस तरह से आप इसे करते हैं, आपको आइडिया कैसे आया और कितना अर्न कर लेते हैं आप? मैं अर्निंग तो वैसे इतनी नहीं हो पाती मैम, जैसे इंटरनेट पे आजकल जो अर्निंग के ऐप्स चल रहे हैं वो अपनी पॉलिसीज़ निकालते हैं कि आप रेफ़र करिए और आपको हम पैसे देंगे। जैसे कि बहुत सारी हमारी आरबीआई ने जो कंपनीज निकाली, पेटीएम हुए, गूगल पे हुए, फ़ोन पे हुए, उनके अकॉर्डिंग मैं
थोड़ी बहुत तो अर्निंग कर लेता हूँ, जिससे मेरा पॉकेट मनी इतनी निकल आती मैम। इस तरह से ऑनलाइन अर्निंग भी हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी स्कूल लाइफ में भी अपनी अर्निंग्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपका एक बेस भी मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपकी इंटरेस्ट एरिया है, इंटरेस्ट लाइन है, तो ऐसे में एक अलग एक्सपीरियंस भी आपको मिल रहा है। विकास जी, ये बताएं कि पेरेंट्स की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स भी ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे कितना ग्रोथ कर रहे हैं, तो बच्चों के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में और फिर एक स्कूल की जो भूमिका होती है, इसे किस तरह से आप लोग निभा रहे हैं? मैम, बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ बच्चों ने कितना गेन करा है, इसके लिए बच्चों का मंथली एवोल्यूशन होता है। उनके ओरल और रिटन दोनों टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद पर मंथ की बच्चे का टीचर के साथ और बाकी स्कूल टीचर्स के साथ पीटीएम रखा जाता है, ताकि पेरेंट्स की बात टीचर तक पहुंच सके और टीचर अपनी बात पेरेंट्स तक पहुंचा सके कि बच्चे का क्या गेन हुआ है पूरे मंथ में, या उसकी प्रोग्रेस क्या रही है, या उसके वीक पॉइंट क्या क्या हैं। तो वो टीचर अपनी बात पेरेंट्स तक रख पाता है और पेरेंट्स भी बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो टीचर को अच्छे से बता पाते हैं। मैम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीट जो है वो बच्चे को ये जानने में हेल्प करती है कि उसके पेरेंट्स कितना सेटिस्फाइड हैं उसके रिजल्ट से, और पेरेंट्स को भी हेल्प करता है कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से जो टाइम निकाल रहे हैं वो बच्चे को कितना दे पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं कि उनका बच्चा कैसे आगे के लिए बढ़ रहा है। कुणाल, ये बताइए कि आपके क्लासरूम की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का एनवायरनमेंट आपके क्लासरूम में होता है? टीचर्स तो आपकी हेल्प करते ही हैं, लेकिन अगर ग्रुप डिस्कशंस की हम बात करें या आपके फ्रेंड्स के साथ चीज़ें शेयर करने की बात करें, तो किस तरह का एनवायरनमेंट है आपके क्लासरूम में? क्लासरूम का एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा है। हमारे साइंस ग्रुप में वैसे ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, मगर फिर भी हमारे टोटल साइंस ग्रुप में 14 बच्चे हैं। तो इतने कम बच्चे होने की वजह से हमारे में ईज़िली ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। कुछ बायोलॉजी के हैं, कुछ मैथ्स के हैं। तो स्कूल के बाद भी हमारे जो स्कूल में इसी साल स्टार्ट करी एक्स्ट्रा क्लासेस, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन भी अच्छे से हो जाता है और स्टूडेंट की क्वांटिटी ज़्यादा ना होने के हिसाब से स्टूडेंट अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। हम इस तरह हमारे स्कूल को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि स्कूल अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, हमें बिना फीस लिए हमें एक्स्ट्रा क्लास दे रहा है, और उसमें स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे आगे बढ़ सकता है, अपने एनुअल रिज़ल्ट कैसे अच्छा बना सकता है और मेरिट में कैसे आ सकता है, उसकी अच्छी मतलब बताते हैं कि कैसे आप आ सकते हैं और कैसे आप अपनी एजुकेशन को अच्छा करें। टिप्स इस तरह की प्रोवाइड कराई जाती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं ताकि आप और अच्छा बोर्ड एग्जाम्स पे रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करें। विकास जी, क्योंकि आपके स्कूल के बारे में तो हमने अभी तक बहुत कुछ जान लिया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपने बताया, लेकिन बच्चों के पर्सनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरह से आपका स्कूल इसको लेकर फोकस्ड है? इसके लिए मैम बच्चों का, मैंने बोला ना, स्कूल का मेन पर्पस खाली एजुकेशन नहीं होता, बच्चों में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के डिसिप्लिन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ बच्चे की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका प्रिंसिपल, टीचर और जितने भी इंचार्जेस हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखते हैं ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। और जितनी भी उसकी एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए भी हमारा जो स्कूल है वो विशेष ध्यान रखता है। स्कूल का एकमात्र उद्देश्य अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ मैम, तो ये है कि आप हमें अबोध बालक दीजिए और हम आपको सुबोध नागरिक देंगे। मतलब एक बच्चे को सोसाइटी में रहने के लिए किस तरीके से तैयार करना है, वो सारी की सारी चीज़ें बच्चे को स्कूल में सिखाई जाती हैं। एजुकेशन के अलावा बच्चे के लिए सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है उसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाता है और उसकी भी क्लासेस लगाई जाती हैं मैम। बिल्कुल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है विकास जी, क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल से 12th पास करके निकलता है तो उसका किताबी ज्ञान, सिलेबस का ज्ञान तो होता ही है, लेकिन साथ साथ वो एडिकेट्स भी होते हैं, वो लर्निंग्स भी होती हैं जो वो स्कूल से लेकर निकलता है और आगे अपनी रियल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट भी करता है। कुणाल, ये बताइए कि आपके यहाँ पे जिस तरह से लैबोरेटरीज़ हैं और एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, क्या किसी एग्जीबिशन में या किसी टेक्निकल विजिट पे भी आप लोग बाहर गए हैं जहाँ से आपने कुछ अलग गेन किया हो, कोई एक्सपीरियंस हो आपका? यस मैम, हमारे स्कूल में हर ईयर मतलब मंथली या 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में हर साल कहीं ना कहीं ले जाता है। मैम जैसे साइंस सेंटर है, वहाँ पे भी हमारा स्कूल ले जाता है। और मैम हमारे स्कूल की जो रोज़मेरी और विद्या भारती ग्रुप है उसमें 18 ब्रांचेस हैं। जो हमारे डायरेक्टर सर है देवेंद्र सर, उनकी 18 ब्रांचेस है। तो मैम हर स्कूल में जहाँ भी उनसे पॉसिबल होता है, जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनसे जहाँ भी पॉसिबल होता है वो स्टूडेंट को हर बार पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं। और मैम बाहर भी अक्सर घुमाया जाता है कि आपके लिए साइंस के लिए ये है, या कहीं पे जो बहुत बड़े बड़े वो
जी। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम कुणाल को सुन रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपके स्कूल में एक बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश हो रही है, इसको लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे पैटर्न को देखें, हमारे एजुकेशन पैटर्न को देखें, तो आप इसमें क्या बदलाव महसूस करते हैं? क्योंकि आप बच्चों के साथ ही रहते हैं, लंबे समय से आप इस पैटर्न को फॉलो भी कर रहे हैं, तो क्या बदलाव आप देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में, और इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ रहा है? मैम, एजुकेशन का मेन पर्पस ये नहीं है कि बच्चा खाली पढ़ लिख जाए। उसके अलावा लंबे टाइम से कॉन्सेप्ट चला आ रहा है पढ़ाई का कि बच्चों को खाली बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, उन्हें बाकी नॉलेज नहीं दिया जाता है। तो मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मैम बच्चे ने क्या गेन करा है उसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे हमने हमारा सिलेबस प्रिपेयर करा है या लेसन प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हमें हर 15 डेज़ में या 30 डेज़ में बच्चे ने क्या गेन करा है उसका हमें टेस्ट लेना चाहिए। मतलब उसका ओरली और रिटनली दोनों तरीके से हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, ताकि बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है पर मंथ में या 2 मंथ के अंदर उसके अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है, वो चीज़ हमें अच्छे से पता चल जाए। और बाकी स्कूलों के कंपैरिजन में, जैसे हमारे स्कूल में मैम इंस्पेक्शन होता है, तो उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे की हर सब्जेक्ट की कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, उसका डायरी कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों के जो मंथली टेस्ट हैं उनका भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि लास्ट मंथ में जैसे बच्चे का टेस्ट में 80% था, तो अब वो 70 क्यों हो गया है, या बच्चे का प्रोग्रेस किस वजह से रुक रहा है, इन चीज़ों में भी डिस्कशन किया जाता है मैम। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हर एक की पॉइंट पे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें या अदर टेक्निकल नॉलेज की हम बात करें। कुणाल, आखिर में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्योंकि क्रूशियल टाइम है, पीक टाइम है बिल्कुल, और बच्चे जो हैं इस वक्त जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि वो मेरिट लिस्ट में आ सकें, तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो इस वक्त हमारा ये शो देख रहे हैं कि क्या कुछ करें कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए? मैम, मैं बस ये टिप्स देना चाहूँगा कि जितना हो सके अभी जो बच्चे मोबाइल के एडिक्ट होते हैं उससे काफ़ी दूर रहिए, और अपना जो उनका जो भी टाइम शेड्यूल है, यदि वो 4 बजे उठते हैं तो सुबह सबसे पहले उनका मेन पर्पस स्टडी होना चाहिए, क्योंकि सुबह की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए पहले सुबह उठिए, उसके बाद पढ़िए। उसके बाद यदि आपके पास फ्री टाइम बचता है तो आप मोबाइल को ज़रूर दीजिए, मगर जो आपका मेन पर्पस होना चाहिए, अभी इस टाइम पे बोर्ड एग्जामिनेशन भी बहुत नियरर है, सो आपका मेन पर्पस पहले स्टडी हो, उसके बाद ही आप कुछ करें। चलिए, ये टिप्स बच्चों के बहुत काम आए, यही हम आशा कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया लक्ष्मी हमारे साथ शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। तो हमारे साथ विकास जुड़े हुए थे जो कि रोजमेरी स्कूल में लेक्चरर हैं, और कुणाल हमारे साथ जुड़े थे जो उसी स्कूल में स्टूडेंट हैं, बता रहे थे कि किस तरह से इस स्कूल में पढ़ाई करवाई जाती है। कुणाल जो है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो बंसल न्यूज़ की तरफ से उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें। और फिर हम कल आपसे मुलाकात करेंगे एक नए लक्ष्य के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।